तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे लैंडमार्क केस की जिसने आप कह सकते हैं भारत में आज़ादी के मायनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले की। एक ऐसा मामला जो शुरू तो हुआ था सिर्फ एक पासपोर्ट से, लेकिन इसने हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों की पूरी समझ को ही एक नई दिशा दे दी। जरा सोचिए, सरकार आपको एक नोटिस भेजती है और कहती है कि अपना पासपोर्ट जमा कर दीजिए। आप पूछते हैं क्यों, और जवाब मिलता है बस जनहित में है, कोई और कारण नहीं बताया जाएगा। अजीब है ना? वेल, 1977 में ठीक यही सवाल मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस के बिल्कुल सेंटर में था। और इसी एक सवाल ने एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट शुरू की जिसने हमारे अधिकारों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो एक पासपोर्ट और एक सवाल। कहानी शुरू होती है मेनका गांधी से, जो उस वक्त एक पत्रकार थी। हुआ ये कि सरकार ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, और जब उन्होंने वजह पूछी तो सरकार ने साफ इनकार कर दिया। बस इसी बात पर उन्होंने ठान लिया कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगी, और ये लड़ाई कहीं और नहीं बल्कि सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। तो हुआ यूं कि 1 जून 1976 को मेनका गांधी को उनका पासपोर्ट इशू किया गया। सब ठीक था। फिर करीब 1 साल बाद 2 जुलाई 1977 को उन्हें एक ऑर्डर मिलता है। इसमें लिखा था कि जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट में उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। जब वजह पूछी गई तो सरकार का जवाब था कि भाई, पब्लिक इंटरेस्ट में ही वजह बताना भी जरूरी नहीं है। अब सोच सकते हैं, बस इसी आर्बिट्ररी एक्शन के खिलाफ वो 1977 में एक रिट पिटीशन लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। अब देखिए, ये मामला अब सिर्फ एक पासपोर्ट का नहीं रहा। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर अटिका था। सवाल ये था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को आखिर देखा कैसे जाए। क्या ये सब अधिकार अलग अलग साइलोज में अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, या फिर ये सब एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं? और यहीं पर कानून की 2 अलग अलग सोच का एक बड़ा टकराव हुआ। एक तरफ थी पुरानी सोच जो ए.के. गोपालन केस से चली आ रही थी। वो ये कहती थी कि भाई, सारे फंडामेंटल राइट्स अलग अलग हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। मतलब सरकार को अगर आपकी आज़ादी छीननी है तो उसे बस एक कानून बनाना है, दैट्स इट। लेकिन मेनका गांधी की तरफ से जो दलील आई वो बिल्कुल नई थी, रेवोल्यूशनरी थी। उनका कहना था कि नहीं, अधिकार जुड़े हुए हैं और सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। उस कानून को लागू करने का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसे भी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल यानी निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत होना ही पड़ेगा। तो अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था और उन्हें 3 बहुत बड़े सवालों का जवाब देना था। पहला सवाल, क्या पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विदेश जाने का अधिकार भी शामिल है? दूसरा, क्या आर्टिकल 14, 19 और 21 यानी राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम और लाइफ, ये सब अलग अलग हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का आखिर मतलब क्या है? इन 3 सवालों के जवाब ही सच पूछिए तो भारत में आजादी की नई परिभाषा लिखने वाले थे। और फिर वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, एक ऐसा वर्डिक्ट जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की दिशा ही बदल कर रख दी। ये फैसला 7 जजों की बेंच ने दिया था और इसकी गूंज आज तक हमें सुनाई देती है। तो कोर्ट ने क्या कहा? सबसे पहली और बड़ी बात, कोर्ट ने आर्टिकल 21 में दिए गए पर्सनल लिबर्टी के मतलब को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको कोई जेल में नहीं डाल सकता। नहीं, इसका मतलब है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवीय गरिमा के साथ जीना। और हां, इसी में विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है। और अब सुनिए इस फैसले का सबसे रेवोल्यूशनरी हिस्सा। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कागज पर कोई कानून बना हुआ है। नहीं, असली बात यह है कि वो प्रोसीजर, वो प्रक्रिया खुद जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होनी चाहिए। मतलब अगर किसी कानून को लागू करने का तरीका ही आर्बिट्रेरी है, मनमाना है, तो वो पूरा का पूरा कानून ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत एक फेयर प्रोसीजर का हिस्सा हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और इसमें सबसे जरूरी सिद्धांत है ऑडी अल्टेरम पार्टिम, मतलब दूसरे पक्ष को भी सुनो। इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी का अधिकार छीनने से पहले उसे अपनी बात रखने का एक मौका तो देंगे ही। ठीक वही मौका जो मेनका गांधी को इस केस में नहीं दिया गया था। तो अब सवाल ये था कि इन अधिकारों के नए रिश्ते को कैसे समझा जाए।
इसके लिए कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल और ब्रिलियंट आइडिया दिया, जिसे आज हम सब गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम त्रिभुज के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब ये गोल्डन ट्रायंगल है क्या? इसके 3 कोने हैं, आर्टिकल 14, 19 और 21। कोर्ट ने कहा कि ये तीनों हमेशा एक साथ काम करेंगे। अब अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो किसी की आज़ादी पर रोक लगाता है, तो उस कानून को इन तीनों के टेस्ट पास करने होंगे। पहला टेस्ट आर्टिकल 14 का, क्या कानून फेयर है, आर्बिट्रेरी तो नहीं। दूसरा टेस्ट आर्टिकल 19 का, क्या ये आज़ादी पर कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाता। और तीसरा टेस्ट आर्टिकल 21 का, क्या इसे लागू करने की प्रक्रिया जस्ट और रीजनेबल है। अगर कोई कानून इन तीनों में से एक भी टेस्ट में फेल हो गया तो उसे असंवैधानिक माना जाएगा। तो समझ रहे हैं, अब हमारे फंडामेंटल राइट्स अलग अलग टापू नहीं रहे, वो एक दूसरे से जुड़कर नागरिकों के लिए एक मजबूत ढाल, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गए थे। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मैसिव शिफ्ट इन थिंकिंग था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये केस इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हम आज भी इसकी बात कर रहे हैं। इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था, ये भारत के लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल बिगिनिंग, एक नई संवैधानिक शुरुआत थी। याद रखिए, ये फैसला 7 जजों की एक बड़ी बेंच ने दिया था, और वो भी सर्वसम्मति से। जब इतने सीनियर जज एक साथ मिलकर इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी फैसला देते हैं, तो ये कानून की दुनिया में एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि अब चीजें बदलने वाली हैं। और इसी फैसले ने भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता के एक नए दौर की नींव रखी। अब अदालतें सिर्फ चुपचाप कानूनों की व्याख्या नहीं कर रही थीं, वो आगे बढ़कर एक्टिवली नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर रही थीं। सरकार के किसी भी आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ एक ढाल बनकर खड़ी हो रही थीं। शायद इस केस की सबसे बड़ी देन है अनइन्यूमरेटेड राइट्स का जन्म, मतलब वो अधिकार जो संविधान में सीधे सीधे लिखे नहीं हैं। आर्टिकल 21 की इस नई चौड़ी व्याख्या ने ही भविष्य में कई अधिकारों के लिए दरवाजे खोले, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्थ, यहाँ तक कि राइट टू एजुकेशन। इन सभी अधिकारों की जड़ें कहीं न कहीं इसी एक फैसले में हैं। इस केस के एक अहम जज थे जस्टिस P.N. भगवती। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही थी जो इस पूरे फैसले की आत्मा है। उन्होंने कहा, "The attempt of the court should be to expand the reach and ambit of the fundamental rights rather than to attenuate their meaning and content." यानी अदालत की कोशिश हमेशा मौलिक अधिकारों के दायरे को बढ़ाने की होनी चाहिए, उसे कम करने की नहीं। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज हम जिन अधिकारों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चाहे वो प्राइवेसी का अधिकार हो या गरिमा से जीने का, उनमें से कितने अधिकार असल में उस एक पासपोर्ट और उस एक मुकदमे की देन है। ये केस हमें यही याद दिलाता है कि कभी-कभी किसी एक इंसान की अपने हक के लिए लड़ी गई लड़ाई पूरे देश के अधिकारों का दायरा हमेशा के लिए बढ़ा सकती है।